देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,500 के पार, 775 लोगों की मौत, 5,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा नोटबंदी की तरह बिना रणनीति के हुआ लॉकडाउन। कपिल सिब्बल का आरोप, अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन हुआ। कोरोना लॉकडाउन के बीच बड़ी राहत, देश में शर्तों के साथ खुली दुकानें, मॉल और बाजार रहेंगे बंद, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं। केंद्र के बाद अब यूपी सरकार ने दिया झटका, कोरोना संकट के बीच 16 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई रोक, 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध। कोरोना के कहर से दुनिया भर में हाहाकार, अब तक 1,97,000 से अधिक मौतें। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1,991 लोगों की गई जान। नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह भीड़ तंत्र दिखा वो वाकई चिंताजनक है। बेलगाम लोगों की उन्मादी तेवर से एक बार फिर पूरा देश थर्रा गया है। ये पहली बार नहीं है कि भीड़ ने सरेआम किसी की जान ली हो, पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। भीड़ तंत्र के इस खौफनाक चेहरे में पुलिस भी कटघरे में खड़ी नजर आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। पूरे प्रकरण ने कई गंभीर सवाल उठाए। इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे एक अफवाह थी जिसने भीड़ को कातिल बनाया। घटना धराशायी हो रहे सामाजिक मूल्यों की भी है, साथ में वारदात ने चरमराई कानून व्यवस्था को भी उजागर कर दिया है। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सुप्रीम दिशा निर्देश जारी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बेहद खौफनाक तरीके से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आज के स्पेशल एडिशन में हम मॉब लिंचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। इस मामले में 9 नाबालिगों समेत 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन महज गिरफ्तारी से मामले को खत्म नहीं कहा जा सकता। ये समाज की एक बीमारी है जो कि वक्त पर सामने आ रही है। मॉब लिंचिंग की इस घटना ने कई गंभीर सवाल एक बार फिर खड़े कर दिए हैं। मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र का एक खौफनाक रूप है। इसमें उन्मादी भीड़ इतनी ज्यादा बेलगाम हो जाती है कि वो हत्या पर उतारू हो जाती है। सैकड़ों लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर वो कानून सभ्य समाज का कानून नहीं रहता, वह जंगल का कानून या तालिबानी कानून बन जाता है। कुछ समय पहले मॉब लिंचिंग पर देश के सर्वोच्च अदालत ने सख्ती दिखाई थी और सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने से संबंधित गाइडलाइन को 4 हफ्ते में लागू करने का भी आदेश दिया था, लेकिन तब से लेकर आज तक काफी वक्त बीत गया है। लेकिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार होती रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश में 2010 से लेकर 2017 के बीच मॉब लिंचिंग की 63 घटनाएं हुई, जिनमें 28 लोगों को पीट कर मार डाला गया। आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसी घटनाओं में से 52% घटनाएं अफवाहों पर आधारित थीं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, जिसके जरिए अफवाहें या भड़काऊ फेक न्यूज फैलते हैं। कानून व्यवस्था राज्य की परिधि में आता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को राज्य को सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। पुलिस को भी मामले में तत्पर कार्रवाई करनी चाहिए। कई बार पुलिस पर कोताही या पक्षपाती रवैये का आरोप लग चुका है। वहीं सियासतदानों को भी आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर राजनीति से सख्त रूप से परहेज करना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कानून बनाने या गाइडलाइन जारी करने से इस तालिबानी चलन पर लगाम लगेगी? क्या पुलिस सख्ती से अपना काम कर पाएगी? क्या दोषियों को तुरंत सजा मिलेगी? और क्या गारंटी है कि मामले पर सियासत खत्म हो जाएगी? मॉब लिंचिंग की अराजकता का शिकार जनता तो होती ही है,
पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, समाज में आपसी नफरत भी बढ़ती है। ऐसे में अंधाराज को खत्म करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए नजर डालते हैं मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करे। वहीं राज्य सरकार ऐसे इलाकों की पहचान करे जहां ऐसी घटनाएं हुई हो। नोडल ऑफिस लोकल इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग करे। डीजीपी और होम सेक्रेटरी नोडल अफसर से मीटिंग करे। केंद्र और राज्य आपस में समन्वय रखे। वहीं सरकार मॉब द्वारा हिंसा के खिलाफ प्रचार और प्रसार करे ताकि लोग इसके खिलाफ जागरूक हो सकें। मॉब लिंचिंग मामले में 153A आईपीसी के तहत तुरंत केस दर्ज किया जाए। राज्य सरकार हिंसा पीड़ित के लिए मुआवजा योजना बनाए। मॉब लिंचिंग मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। बात करें पीड़ित की तो पीड़ित के वकील का खर्च सरकार वहन करे। तो आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि नोडल ऑफिस लोकल इंटेलिजेंस के साथ मीटिंग करे और डीजीपी और होम सेक्रेटरी नोडल अफसर से मीटिंग करे, जिसके बाद केंद्र और राज्य सरकार आपस में समन्वय रखे और सरकार मॉब द्वारा हिंसा के खिलाफ प्रचार प्रसार करे ताकि लोग इसके खिलाफ जागरूक हो सके और फेक न्यूज उसको बढ़ावा ना मिल पाए। मॉब लिंचिंग मामले में 153A आईपीसी के तहत तुरंत केस दर्ज किया जाए और राज्य सरकार हिंसा पीड़ित के लिए मुआवजा योजना बनाए। मॉब लिंचिंग मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और पीड़ित के वकील का खर्च सरकार वहन करे। राज्य सरकार हर जिले में एसपी स्तर के अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करेगी। तो ये हैं मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। और आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में समन्वय रखे। मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। सरकार मॉब द्वारा हिंसा के खिलाफ प्रसार और प्रचार करे ताकि लोग मॉब लिंचिंग के बारे में समझ सके और जो फेक न्यूज फैलती है उससे जागरूक रहें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह भीड़ तंत्र दिखा है वो वाकई चिंताजनक है। बेलगाम लोगों ने उन्मादी तेवर से एक बार फिर पूरा देश थर्रा गया है। ये पहली बार नहीं है जब भीड़ ने सरेआम किसी की जान ले ली हो। पहले भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। भीड़ तंत्र के इस खौफनाक चेहरे में पुलिस भी कटघरे में खड़ी नजर आई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख को नोटिस भेजा है। पूरे प्रकरण ने कई गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। और इसी के साथ हमारे साथ शाइना एनसी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सीमा मलिक राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुजा कपूर जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और एलएन राव पूर्व डीजीपी दिल्ली पुलिस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय कौल जी एपीएन एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा सबसे पहले अनुजा कपूर जी आपसे है, क्योंकि आपने पीआईएल भी दायर की है और ऐसा लगता है कि मॉब लिंचिंग लगातार बढ़ती जा रही है। आपने पीआईएल दायर की है, कैसा लगता है कि मॉब लिंचिंग जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है? लोग बिल्कुल भी इसके खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं जा रहा है।
2018 में जब काओ विजिलेंस का बहुत बड़ा इशू चल रहा था, उस दौरान मेरी पीआईएल आई थी और फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी जी। और फेक न्यूज़ और मॉब लिंचिंग की रोक पर मैंने अपनी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करी थी और अभी तक वो पेंडिंग है और कोई नोटिस अभी तक इसमें नहीं हो पाया। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यही प्रॉब्लम आती है कि जब हम किसी चीज़ को जाते हैं, कहते हैं, इवन इफ देर आर एरियाज, अब तो कई सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर आया भी, उन लोगों ने कॉग्निजेंस भी लिया, चीज़ें भी आगे आई, पर प्रॉब्लम कहाँ रुकती है? प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहीं तरीके से उसके साथ सेंटर और स्टेट पूरी तरीके से जहाँ पे हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। गाइडलाइंस जब दी जाती हैं उसके बावजूद उनको एप्लीकेबल नहीं किया जाता, टाइम लिया जाता है क्योंकि उससे ऊपर शायद गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे काम हैं। फेक न्यूज़, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे पीआईएल डालने की? फेक न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ रहती थी थ्रू आउट। अगर आप गवर्नमेंट में देखें, मतलब आप पूरे थ्रू आउट व्हाट्सएप में देखें, आप एफबी पे देखें जी। विच क्राफ्ट बहुत पुराना है, विच क्राफ्ट बहुत पुराना है। ये उस तरीके की कानाफूसी होती थी, उस दौरान सोशल मीडिया नहीं हुआ करता तो ये सिचुएशन पुराने टाइम से आती रही, पर आज के वक्त में सोशल मीडिया ने इसको और हवा लगा दी। हर एक आदमी एक बात कुछ भी शुरू करता है, घूम फिर कर वो एक वाइल्ड फायर की तरह चल पड़ती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आम आदमी को विश्वास नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, उसे सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, उसे अपनी पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, उसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टूटता हुआ नजर आया, उसे अपनी गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि हर जगह पर अगर कहीं भी देखें तो पैसे की फरोख्ती चल रही है, बात चल रही है, पॉलिटिशियंस की बात है। एक आदमी अगर जाए तो जाए कहां? उसे यह लगता है कि फेक न्यूज के ऊपर जब किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर, अबेटमेंट टू सुसाइड, जहां पे हम यहां पर कहते हैं कि लोग इतने ज्यादा दहशत में आ जाते हैं कि वो उनको अबेट किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, कहीं पर तो सुसाइड हो जाती है, कहीं पर उनके ऊपर इस तरीके से मॉब लिंचिंग होती है, क्योंकि लोगों को ये चाहिए इंस्टेंट जस्टिस। वो अब नहीं चाहते हैं कि उनका जो टाइम है वो ट्रायल्स में जाए, वो नहीं चाहते कि जहां पर पुलिस वाला उनके लिए एफआईआर लॉन्च नहीं होती है वहां पे 10 सवाल खड़ा करे। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, यहां पर आप सेकेंडरी, आपके साथ कुछ हुआ है और उसके बावजूद आपके ऊपर ही 10 सवाल, आप प्रूफ करते रहे, कब तक प्रूफ करते रहे कि आप उसकी वजह, आप अक्यूज नहीं है उस सिचुएशन में जी। तो पुलिसकर्मी जहां पर आपकी एफआईआर लॉन्च ना करे, और उसके बाद जब इस तरीके का फेक न्यूज जिसका कोई भी सामने से ये बात समझ में नहीं आ पा रही है गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से या उन अधिकारियों की तरफ से कि जिसने भी फेक न्यूज चलाई है उसको कर्ब किया जाए। अब रिसेंटली अगर हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो अब आप कोविड में देखते हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां से सिर्फ एक ही बार आप उस कोविड की जो न्यूज है उसको एक ही बार आगे कर सकते हो। तो ऐसा मॉब लिंचिंग में क्यों नहीं होता? ऐसा सिर्फ कोविड में क्यों हुआ? क्यों हमारी चीजों को क्यों नहीं नजरअंदाज क्यों किया जाता और क्यों नहीं देखा जाता? क्यों हमें पीआईएल्स डालनी पड़ती है? क्यों हम लोग को कॉग्निजेंस लेना पड़ता है? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि एक आम आदमी कहां जाए। कंपनसेशन की बात आती है तो कंपनसेशन पूरी नहीं पड़ती। मेरी पीआईएल एसिड अटैक सर्वाइवर से रिलेटेड भी आती है। हर जगह पे हम लोग इस चीज के लिए बात करते आए हैं, कंपनसेशन पूरी नहीं मिलती। इवन लॉ गठित हो जाएगा तो उसके बावजूद भी उसके बारे में आगे बात नहीं होती। ये कब से, कितने 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी हुई है, आज 2020 चल रही है। कब तक? हम कोविड से आज लड़ रहे हैं तो इसलिए नहीं बनेगी, इससे पहले नहीं बनेगी। मॉब लिंचिंग की आप एक बात कह दीजिए, आप कह दीजिए हिंदू की बात आ जाती है, कहीं मुस्लिम की बात है, अभी जमातियों की बात आ गई। आपने देखा किस तरीके से कोई चीज कैसे निकलती चाहिए, क्योंकि एक आदमी को चुस्की चाहिए, सुबह उठकर उन्हें कोई बात चाहिए, पर ये एक एंटरटेनमेंट किसी की जिंदगी आप डिसाइड नहीं करेंगे। और कोई भी मॉब लिंचिंग के अंदर आप खुद पुलिस विजिलेंस नहीं बन जाएंगे। मुझे जहां तक लगता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस का था जी, पुलिस का था। अब हमारे साथ बने रहिए जी, हमारे साथ शाइना एनसी जी जुड़ी हुई हैं। शाइना एनसी जी, सवाल ये है कि पालघर में जो घटना हुई उसके वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने सरेंडर कर दिया है। यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल निशाने खड़े होते हैं। सवाल ये उठता है कि 500 लोग कहाँ से आए। सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के मिनट जो लोग जिम्मेदार हैं तो वो कैसे बाहर आए। सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हम चाहते हैं। हाई लेवल इंक्वायरी की आवश्यकता है जी।
शाना जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, तो सवाल मेरा ये है, जब देश में भीड़ तंत्र के ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं लेते हैं, सुरक्षा प्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। क्यों लगातार ऐसे मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है? क्या देश में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर भीड़ द्वारा किसी बेकसूर को केवल शक के आधार पर मार दिया जाता है? देखिए, कानून अपने हाथ में लेना ये बहुत ही गंभीर आरोप है, लेकिन जी। जहां तक पालघर का सवाल है वहां रक्षक भक्षक है क्या? जो लोग बाहर आए वो कैसे आए? पॉलिटिकल इंसुलेशन या वोट बैंक की राजनीति किसने इजाजत दी? और जो पुलिस वहां उपस्थित थे तो पुलिस क्या कर रही थी? जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ LN राव जी, पूर्व DGP हैं, जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है कि पुलिस रिफॉर्म की जरूरत की सिफारिशें हमेशा कही जाती है, किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है? देखिए दिशा जी, अभी अनुजा कपूर जी ने बड़ी डिटेल में ये सारी प्रॉब्लम किया है और इसके साथ बात मैं आपको बता दूं, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पूरे पुलिस के लिए कमीशन बन चुके हैं, उनकी रिकमेंडेशन आई हुई हैं, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को जाती है, लेकिन वो कोई पुलिस रिफॉर्म ऑन ग्राउंड एक्शन में लागू अभी तक सरकारें नहीं कर पाई है। ये बड़ी अजीब सी बात है। और जैसा अनुजा जी ने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, PIL डालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों नहीं संज्ञान अपने आप लिया जाता है इस केस में? जैसा अपेरेंटली लग रहा है, दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों के सामने लोगों को पीट कर मार दिया, 2 आदमियों को पीट कर मार दिया पुलिस की नॉलेज में, पुलिस के सामने। और एक आदमी तो बेचारा पुलिस के साथ साथ जा रहा है इस विश्वास में कि पुलिस उसकी सुरक्षा करेगी, और उसके बाद उसको आदमी को मार दिया जाए, तो इससे बड़ी घिनौनी वारदात मैं समझता हूँ कि हमारे देश में हो नहीं सकती। ऐसी घटनाएं बहुत पहले भी हुई है। और मॉब लिंचिंग में इसकी खास वजह मैं बता दूं कि इसका कोई रूप नहीं होता, और कोई बिना सोचे समझे ये अपना डिसीजन ये ले लेते हैं नहीं ऐसा हुआ होगा, और वो एक अफवाहों के बाजार गर्म होने की वजह से वो लोग सब मिलकर और एक से एक बात बढ़ने के बाद कहीं ऐसी चीज चली जाएगी, शुरू कहीं से होगी, आखिर में कहीं तक जाएगी, और वो गलत फहमी का शिकार होकर कोई न कोई ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जैसे अलीगढ़ में हुई, यूपी में कई जगह हुई, और बाहर के कई हिस्सों में हुई है मॉब लिंचिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भीड़ तंत्र के ऊपर सरकारों को खास तौर से ये संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। इसके लिए अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क को तेज करने के लिए कहा गया है। खासतौर से इस केस में जैसा मीडिया से और अखबारों से पता लगा है कि जिस ग्रुप ने ये मॉब लिंचिंग में हिस्सा लिया है उनके बारे में पहले से पता है कि वो इसमें दबंग है। पंचायती राज, पंचायती इलेक्शन में सारा कुछ वो अपना लीडरशिप को चमकाने के लिए सब ये कर रहे हैं, और उनकी जो भी गलतफहमी हुई है तो उनको ऐसा थोड़ी अपने आप में कानून हाथ में लेना चाहिए कि अगर आदमी को पकड़ कोई बात उनको डाउट की थी तो उनको पकड़ के कानून के हवाले कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि अपने आप उनको डिसीजन लेने का कोई राइट नहीं है। तो ये हमारे देश में ये बहुत ही भयावह सिचुएशन चल रही है। और पुलिस रिफॉर्म की बात जो मैं समझ रहा हूँ कि सरकारों को जो पुलिस रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन सरकारों को दी गई है उनको लिटरली लागू करना चाहिए, अक्षर से लागू करना चाहिए। अगर नहीं किया तो ये घटनाएं आगे होती रहेंगी। इनको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सीरियस होने की जरूरत है। पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको चाहिए, और खास तौर से पब्लिक को चाहिए, पब्लिक एज ए लार्ज उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे इस घटनाओं को अंजाम अपने आप ना दें, अपने आप कानून हाथ में ना। पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा मलिक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से पालघर में घटना हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, देश में कई और भी मॉब लिंचिंग है, बहुत सी भीड़ जो है, भीड़ तंत्र जो है वो लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक दूसरे पर नाम लगाती है। मॉब लिंचिंग जैसी घटना पर सियासत करना कितना उचित है? मॉब लिंचिंग के ऊपर सियासत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मॉब लिंचिंग में कई बार आप देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, पहले भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी हुई है। और हम लोग हमेशा इस बात के लिए कहते रहे हैं कि इसके लिए कोई मतलब स्ट्रॉन्ग कानून होना चाहिए, जो कि दुर्भाग्यवश अभी तक नहीं आया है। और जो भी लोग ये चीजें करते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि दे विल गेट अवे विद इट,
जो भी भीड़ भीड़ लोग होते हैं उनको लगता है कि शायद हम पकड़े नहीं जाएंगे और कुछ नहीं होगा, तो इसलिए ये घटनाएं जो है यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। और इसमें मतलब हम सभी का रोल है, शायद जो समाज है और जो पुलिस है और जो लॉ है, जो लॉ हमारे यहाँ है, और इसकी भी देखिए जस्टिस नहीं होती है तो उनका जुडिशरी सिस्टम से भी वो होता जा रहा है। और जहाँ तक पार्टनर की बात है, देखिए मैं आपको कहती हूँ कि देखिए किसी भी क्राइम को एक हेट क्राइम में कन्वर्ट देना या उसको कम्युनल एंगल देना कोई ठीक बात नहीं है। आपको पता होगा 2017 में लोगों ने एक वो निकाला था, एक था कि नॉट इन माई नेम करके एक मूवमेंट 2017 में सोशल एक्टिविस्ट ने करा था कि कोई भी घटना करके उसको हिंदू के नाम पे लगा देना या मुसलमान के नाम पे लगा देना वो कोई ठीक बात नहीं है। तो ये चीजें जैसे होती रही हैं। आप देखिए एक आई सपोर्ट मसूदा मानव सुरक्षा कानून के लिए, ये भी 2017 में एक मूवमेंट चला था सोशल वर्कर्स ने, क्या था कि भाई मतलब कोई कानून एक्चुअली कुछ होना चाहिए। इट इज वेरी स्कैरी टू नो कि ऐसे लोग अभी भी लोग घूम रहे हैं और किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और कई बार देखिए आप जो डॉक्टर्स हैं, आप देखिए आप हेल्थ वर्कर्स के साथ इस तरह की चीजें हो रही हैं और पहले भी हुई है। और पहले भी हमने कहा है, अभी भी जो कानून आया है डॉक्टर्स के लिए वो ओनली फॉर एपिडेमिक आया है, यानी कि एपिडेमिक के बाद आप उनको मार सकते हैं, कोई बात नहीं इस समय, क्योंकि शायद डॉक्टर्स की जरूरत है या जो भी है, तो आप उन पर अटैक मत करिए, बाद में आप कर सकते हैं। तो जी, ये चीजें अब हमारे साथ बने रहिए। सवाल मेरा अजय कौल जी से है। सर, जो भीड़ है वो कुछ ज्यादा ही उन्मादी हो जाती है, भीड़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी के जरिए उस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है? ये देखिए, इसमें एक होता है कि जैसे ऐसे कोई इंसिडेंट हो, चाहे पहले हुए या अभी हुए, एक डिटरेंट एक्शन होनी चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव हो दूसरे को, जो आगे प्रोस्पेक्टिव ऐसा लिंचर है या प्रोवोक करने वाला है, उसको आइडिया हो कि मैं अगर ये करूँगा कि मेरे साथ ये होगा। बट दिक्कत यह क्या होती है कि ट्रेजेडी ये है कि ये इट गेट्स मिक्सड विद पॉलिटिक्स, या हिंदू है मुसलमान है, अब हिंदू ने मारा कि मुसलमान ने मारा, हिंदू ने किसको मारा, तो अब हिंदू के खिलाफ एक्शन लोगे या मुसलमान के खिलाफ एक्शन लोगे। सो वहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इतना डेंजरस बन जाता है कि इट गेट्स अ फ्री फॉर ऑल, इट बिकम फ्री फॉर ऑल। जैसे हमने पुराने कुछ इंसिडेंट भी देखे हैं जी, कि जो एक्यूज्ड है उनके कोई पॉलिटिकल लीडर गए और उनको फेलिसिटेट रादर किया या उनको मोरल बूस्टिंग भी हुई। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इनफैक्ट कुछ रूलिंग पार्टी के होते हैं जी, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो राव साहब एग्री भी करेंगे कि जब पुलिस, जो इट ऑल्सो वर्क्स अंडर गवर्नमेंट और मे बी रूलिंग पार्टी, सो वो एक्शन नहीं ले पाती, मे बी जो फ्रीली जो उसको इलेक्शन लेनी हो वो नहीं ले पाते। जब केस ही स्ट्रांग नहीं बनेगा तो जुडिशरी क्या करेगी? जी। तो ये एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ये सारा ये कॉम्प्लेक्स जो ब्रेक नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से जुडिशरी भी कुछ नहीं कर पाएगी। जब केस ही स्ट्रांग नहीं बनेगा तो जुडिशरी क्या करेगी? जी सर, ऐसी जो चीज है इसमें पुलिस घेरे में आ जाती है। जैसे हम पालघर की सिचुएशन पे बात कर लें, क्योंकि बात ये कही जाती है कि पुलिस ने हाथ छोड़ दिए, पुलिस वहां पे सिर्फ गिनती के 4 से 5 पुलिस थे, तो घेरे में तो एग्जैक्टली पुलिस आ गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे विजुअल जो सामने आए हैं, जो या हमने पढ़ा है या देखा है कि जो पालघर का इंसिडेंट अगर मान ले, अगर चाहे 4 पुलिस वाले थे, ये 3 लोग जो साधु थे, जो भी वटेवर जो थे, जो किसी घर में थे या जहाँ पे कॉम्पाउंड में थे, कहाँ पे थे, अगर उन्होंने देखा कि लोग बाहर भीड़ एक जमा हुई है, उनको मे बी उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। दे शुड आस्क फॉर मोर रीइंफोर्समेंट्स। अगर वो 4 लोग कम थे तो दे शुड एक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ना। बट वो जो विजुअल देखे गए वो उनको बाहर निकाल रहे हैं, जैसे उनको पिटना शुरू कर दे वो उनको हैंड ओवर करके वो भाग जाते हैं अपना जान बचाने के लिए। तो ये एक पुलिस जो वहाँ पे अब उनकी कॉम्प्लिसिटी थी या वो उन्होंने अपने सच में जान बचाना चाहा, ये मेरे ख्याल से एक इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, उसी से पता चलेगा कि व्हाई डिड दे डू इट। तो ये बड़ा डेंजरस मामला है ना। पुलिस जो प्रोटेक्टर है उसी को वो हैंड ओवर कर रही है, उनको देखा जी, तो पुलिस ही सरेंडर कर दे रही है। और कुछ वक्त पहले एपीएन के इंडिया लीगल शो में एडिटर इन चीफ राजश्री राय ने मॉब लिंचिंग पर यूपी विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल से मॉब लिंचिंग को रोकने के उपाय पूछे थे। वो अंश हम आपको सुनाते हैं। में कानून के प्रति डर लगभग समाप्त हो गया है। लोगों में कानून से विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है
और ये डर लेकिन इसका उपाय तभी पैदा होगा जी 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 जब जी इसका जी जी मैं बता रहा हूं आपको जी जी बिल्कुल इसका उपाय ये है कि लोगों में केवल न कानून का भय दिखाया जाए बल्कि कानूनी कार्रवाई त्वरित गति से की जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ड्रोन कैमरे से ऐसी जगहों में वीडियोग्राफी कराई जाए, जैसे दंगा निरोधी दल होता है, स्पेशल फोर्स होती है, उस प्रकार की फोर्स जाकर के वहां तुरंत लोगों को गिरफ्तार करे, जी बल प्रयोग करे जी और अगर गोली भी चलानी पड़े, अगर ऐसी भीड़ पर गोली भी चलानी पड़े तो वो भी जायज है। क्योंकि देखिए प्यार मोहब्बत से कानून का डर नहीं हो सकता। जी कानून का डर तभी होगा जब उसको कानूनी डंडे से कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। तो चर्चा में वापस आते हैं। हमारे साथ शाइना एनसी जी हैं, बीजेपी की नेता। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो जगह लगती है मॉब लिंचिंग की हो सकती है उसको लेकर पहले से ही उसे चिन्हित किया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के समय भी एक साथ इतने लोगों का इकट्ठा हो जाना सवालिया निशान खड़े करता है। आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। मैं आना चाहूंगी अनुजा कपूर जी आपके पास। जैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, 11 पॉइंट्स की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस दी है। बात कर ले अगर हम प्रिमिटिव मेजर की या फिर हमारा रेमेडियल मेजर्स की, तो क्या क्या इन गाइडलाइंस में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए इसके अंदर जैसे कि आपने शुरुआत में बताना शुरू किया था कि स्टेट और गवर्नमेंट को एक्चुअली कि साथ में, एक तो इनको दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इनमें नोडल ऑफिसर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि केस लिंचिंग और मॉब वायलेंस का जहाँ पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से रिलेटेड दैट इज ऑल्सो बीन देयर। विक्टिम कंपनसेशन सबसे बड़ी बात है। अगर वहाँ पे कोई मर जाता है तो उसकी कंपनसेशन कितनी ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज वन थिंग। एंड देन इतने पूरे के अंदर जब पहले से अगर कोई चीज़ संदिग्ध पता चलती है तो उसको पहले से कॉर्नर्ड ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज तो हाउ द पुलिस ऑफिसर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन जो मुद्दा आता है वो है आपका रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए जी। रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ फॉलो ना होने की वजह से कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं हो पा रहा। यहाँ पर 144 आपके 44 के 144 की धारा जब चालू होती है और हो सकती है, जब ऑटोमेटिकली होती है, तो पुलिस के कर्मी जो हैं वो इधर उधर क्योंकि बिखरे हुए होते हैं और एक या दो पुलिसकर्मी अगर वहां पर तैनात है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके अंदर देखा, तो उनको अपनी जान का भी डर लगता है जी, और वो अपनी जान के डर की वजह से भी इन लोगों को काउंटर नहीं कर पाते जी। तो क्या इस तरीके की पॉसिबिलिटी है कि क्या इस तरीके में, जैसे कि मैं अपने थाने की, मॉडल टाउन थाने की मैं ऑनरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर हूँ, और यहाँ पर अगर हमारे मोबाइल पर कोई भी, मेरे पास कोई भी चीज ऐसी आती है तो मैं उसको आगे एज अ फ्रेंड, ऐसे क्योंकि पब्लिक मित्र है वो, ये ऐसे कई जगहों पे पुलिस वालों ने इकट्ठे करे हैं, तो क्यों नहीं उन्हीं से ही इस चीजों का लेते हुए उस जगह को कॉर्नर ऑफ कर दिया जाए जिस तरीके से गाइडलाइंस में रहा है, और उस वहां पर 144 की धारा उसी दौरान चालू कर दी जाए। इतनी देर तक वेट करना, पूछना और करने के अंदर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि पुलिस वाले वहां पर अपने आप को नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो थोड़ा सा लाचार है, और लाचार होने का मतलब ये भी है कि सॉरी टू पुट इट कि जो मेरे भाई भी इस वक्त बैठे हैं, राव जी भी थोड़ा सा मानेंगे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट एज सच कि वो काउंटर कर सके इतनी भीड़ को। हम सीधा चलेंगे एलएन राव जी के पास। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जब मॉब लिंचिंग हो रही थी उस समय पुलिस बेबस हो जाती है, क्या मॉब लिंचिंग में पुलिस को मॉब साइकोलॉजी की जरूरत है? क्या न्यू टेक्नोलॉजीज है, ड्रोन वगैरह है, उन सब की उनको जरूरत है? देखिए निशा, मैं वहाँ क्या हालात थे उसके बारे में तो अभी मैं कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मालूम नहीं है, शायद इंक्वायरी इसमें हो रही है, और जहाँ तक पता लगा कि वहाँ फोर्स कमी थी, लेकिन उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जाती है कि कम भी अगर पुलिस है तो एटलीस्ट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जिनको पुलिस में पहुंच गए थे, वो पुलिस की चौकी में पहुंच गए थे, उनको जब भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो उनको बाहर निकालना एक तो ठीक था, ये डिसीजन गलत था पुलिस का। दूसरा, पुलिस तो पुलिस होती है, फिर भी उसको भीड़ को शेयर करने के लिए अगर उनके पास वेपन थे तो उनको हवा में फायर करके जो भीड़ इकट्ठी होकर आई थी उनको डराना चाहिए था, और इस प्रकार से
अगर वहाँ पे वेपन नहीं थे तो पुलिस को सरकार को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए या उनको चाहिए कि हर जगह जहाँ भी पुलिस ऐसी डिप्लॉय करते हैं वहाँ पर सफिशिएंट नंबर ऑफ पुलिसमैन होने चाहिए। और खास तौर से ऐसे जगहों पर जहाँ पर बहुत सेंसिटिव जगह होती है, जहाँ पर उनको लगता है कि गलत हो सकता है, उसमें प्रॉपर नंबर ऑफ फोर्स और साथ में वेपन, जितने ज्यादा वेपन जरूरत है उतने वेपन को देना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, मैं समझता हूँ ट्रेनिंग का पार्ट बड़ा अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, उन गाइडलाइंस को डाउन द लाइन नीचे तक जो वर्किंग स्टाफ है, पुलिस स्टेशन लेवल का स्टाफ है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस पहले भी आती हैं सुप्रीम कोर्ट में, हर किसी चीजों में पुलिस से संबंधित या पुलिस रिफॉर्म के बारे में कई सारे गाइडलाइंस दी है, उनको इम्प्लीमेंट करना, उन गाइडलाइंस को नीचे लेवल पर जो असल में वर्किंग स्टाफ है, पुलिस स्टेशन लेवल का स्टाफ है, ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, उनकी नॉलेज में होना जरूरी है। वो तभी होगा जब टाइम कोर्स पुलिस ऑफिसर्स को कराए जाएंगे और उनको कानून के बारे में भी और जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में भी उनको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। और उसके साथ साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर की ये भी जिम्मेवारी है कि डाउन जो उनके नीचे काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो पुलिस स्टेशन लेवल पे काम करते हैं, वो अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिए। राव साहब कानूनी कार्रवाई जी ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो और बाकी पुलिस ऑफिसर्स को भी उनको लेसन मिले कि देखिए उन्होंने ऐसा गलत काम किया था तो उसको खिलाफ सजा होगी। तो ये सब चीजें देखने के बाद ये सब चीजें करने की बहुत सख्त जरूरत है। और ऐसे केसेस में खासतौर से जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि उनको तुरंत जस्टिस दिया जाना चाहिए और तुरंत उसमें। सर आपसे अजय कौल जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर अपना सवाल रखिए। राव साहब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इतने 2 साल से इनफैक्ट है और इन प्लेस, तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? पुलिस क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट कर पा रही? क्या दिक्कतें आती है, जरा आप बताइए। आप पुलिस में इतनी देर रहे हैं, सर्विस की। देखिए ये मैं बड़ा क्लियर बता दूं, पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, ये तो आपने कई केसों में देख लिया होगा। गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी चाहे वो करा सकती है, लेकिन अगर सरकार नहीं चाहती है कि ये नहीं होना चाहिए तो वो गलत है और उनको इम्प्लीमेंट कराना सरकार की ड्यूटी है, जिम्मेवारी भी है और ड्यूटी भी है। तो उनको सरकार को ये कराना चाहिए और अगर नहीं इसकी कंप्लायंस होती है तो हमारा फॉर्म है कि सरकार का कोर्ट सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सरकार विफल होती है तो सरकार के खिलाफ भी, जैसे आम आदमी के खिलाफ केस बनता है तो उनके खिलाफ एक कंसर्न कोर्ट का केस बनना चाहिए। और तभी इन लोगों को जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनको समझ में आएगा कि ऐसे कितने जान चीजें इनको गंवाएंगे और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और तो उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खास तौर से जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगी, और मैं समझता हूँ कि जहाँ भीड़ वाला केस होता है, जहाँ रैकेटिंग जो होती है, मोबाइल के केस होते हैं, उसमें हमारा कन्विक्शन रेट बहुत कम है। उसमें हमें जुडिशियल सिस्टम को देखना चाहिए, हमारे जुडिशरी को भी देखना चाहिए कि इसमें एविडेंस बहुत मुश्किल से एविडेंस मिल पाती है, लेकिन जो भी एविडेंस होता है उसके एविडेंस के हिसाब से उसमें तुरंत कार्रवाई करके जल्दी से जल्द फैसला होना चाहिए। मैंने ये देखा है कि ऐसे केसेस की ट्रायल बहुत लंबी चली जाती है, क्योंकि इसमें एक तो मरीज ज्यादा होते हैं, गवाहों की सूची ज्यादा होती है, इसलिए उसकी ट्रायल में देर हो जाती है और उसी का फायदा उठाते हुए बहुत से लोग इसमें बच जाते हैं। और जब बच जाते हैं तो मुझे लगता है सर हमारे साथ शाइना एनसी जी है। मेरा सवाल उनसे है, मैम जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो सत्ता में पार्टी है उनका प्रेशर पुलिस पर इतना ज्यादा रहता है कि उनके हाथ बंद जाते हैं। देखें, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, हर एक प्रदेश के ऊपर है कि वो कैसे संभाले एक सिचुएशन। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या महाराष्ट्र सरकार सिर्फ हाथ ऊपर करने में माहिर है और वही करते रहेगी, या वो सक्रिय रूप से कदम उठाएंगे? जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इस ढंग के कम्युनलिज्म को काउंटर करना चाहिए, वहाँ उन्होंने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी।
पालघर जो कोंकण डिवीजन में है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कभी भी यहाँ मॉब लिंचिंग के केसेस हुए ही नहीं है। और जो ये मॉब लिंचिंग हुआ है तो गुनहगार कौन, कैसे 500 लोग अचानक बाहर आए, कैसे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कैसे उन्होंने कहा कि ये रिलीजियस कोई एक कौम के हैं या माओइस्ट है या क्रिश्चियंस है या कौन है, ये अजम्पशन पे नहीं होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो आप सिर्फ हाथ ऊपर करके बोलने वाले हैं कि हम तहकीकात करने के बाद बताएंगे, तब तक जो अरेस्ट किए गए वो एक मजहब के थे, उनको अटैकर्स या विक्टिम के दृष्टि से कौन देख रहा है, ये सब सच्चाई तो हम जानना चाहते हैं। और खासतौर से लॉकडाउन के समय कैसे लोग बाहर आ सकते हैं, आप मुझे बताएं। जो पॉलिटिकल इंसुलेशन नहीं है तो आप कैसे बाहर आ सकते हैं? जी, आप सब हमारे साथ बने रहिए। वहीं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी कितनी होती है, ये सवाल एपीएन की एडिटर इन चीफ राजश्री राय ने जब वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से पूछा तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म की जरूरत पर जोर दिया। आपको हम बातचीत के वो अंश सुनाते हैं। प्रॉब्लम क्या जो हो रहा है इस तरह के मामलों में वो है पुलिस रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले प्रकाश सिंह के केस में तो दुनिया भर के रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी। कहा था कि पुलिस को सरकार के उससे हटाया जाए और उनको एक इंडिपेंडेंट टेन्योर दिया जाए और उनकी अपॉइंटमेंट भी एक इंडिपेंडेंट तरीके से हो। पुलिस रिफॉर्म जब तक नहीं होगा ना तब तक ये एक्सपेक्ट करना कि पुलिस एकदम जो रूलिंग पार्टी है उसके विचारों से हट के एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेगी वो बड़ा मुश्किल है। इसलिए पुलिस रिफॉर्म को कोई स्टेट इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता है, कोई पार्टी नहीं इंप्लीमेंट करना चाहता। ना कांग्रेस पावर में थी तो उसने इंप्लीमेंट किया, ना बीजेपी पावर में तो वो इंप्लीमेंट करना चाहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से अगर डीजीपी को जिम्मेदार ठहराएंगे और अब उन्होंने डीजीपी को भी एक फिक्स टेन्योर देने की बात की है, तो जरूर एक ऑफिसर क्लास सोचेगा कि भाई मैं अपने नौकरी को और अपने करियर को मैं एक पॉलिटिकल सरकार के कहने पे क्यों दाव पे लगाऊं। इसलिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जब बढ़ेगी तो अपने आप इसमें अंकुश होगा। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधा चलते हैं डॉक्टर सीमा मलिक जी के पास। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब लॉकडाउन की स्थिति है, सभी लोगों को घर में रहने के लिए कहा गया है, तो एकदम से 500 लोग आ जाते हैं और उन साधु संतों को मार देते हैं। सवाल तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार के ऊपर भी उठ रहे हैं। देखिए, जो हुआ है कोई भी ये नहीं कहेगा कि लॉकडाउन के समय लोग बाहर निकले तो वो बहुत अच्छी बात हुई, बहुत जो हुआ वो गलत हुआ। उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। जब कोई चीज अगर सीआईडी अगर उसका इन्वेस्टिगेट कर रही है तो हम लोग को यहाँ पर बैठ के कुछ चीजों में कमेंट करना कोई ज्यादा ठीक बात नहीं है। एंड इन्वेस्टिगेशन होंगे, बस मैं इतना कह सकती हूँ आपसे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो, और हमारे होम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। हम कभी भी उन्हें सेलिब्रेट नहीं करेंगे और कभी भी उन्हें मालाएं नहीं पहनाएंगे। तो इसके अलावा कुछ भी मैंने ये कहना, जब जो चीज देखिए वहाँ पे 100 से ऊपर लोग के ऊपर अरेस्ट किए गए हैं और पुलिस जो कर्मी को उनको सस्पेंड किया गया है, तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये है कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन लोगों को कुछ भी कहना, मतलब कि उसने करवाया उसने करवाया, जो हुआ लेकिन लॉकडाउन में लोगों को नहीं निकलना चाहिए था और वो निकले तो उसको कोई भी निकलेगा, क्या ये ठीक बात है? और ये जिसको होल्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन होंगे प्रॉपर एंड उसका जरूर हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की बयानबाजी करना इसके ऊपर जो भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसको भी ठीक बात है। मैं अगर आप मुझसे पर्टिकुलर इंसिडेंस के बारे में पूछती हो तो मैं ये कहूँगी। बाकी ये है कि देखिए जो पहले भी ये चीजें हुई है और जैसा कि आपने देखा कि जो ये बना ये है कि कभी भी कंडम अगर हमारी, मैं कहूँगी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी। तो अगर हम इन चीजों को कंडम करेंगे और तो मतलब चीजें उनका थोड़ा सा प्रचार करना कि ये चीज गलत है, ये सब चीजें भी हम लोग को करना चाहिए। बिकॉज अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को लगता है हम तो करके निकल जाएंगे, क्या होगा हमारे फैमिली में, क्या पता चलेगा, हमारे अगेंस्ट तो एक्शन होना ही नहीं है। और उसके बाद वो चीजें बढ़ती ही चली जा रही है। अब जैसे तो अब किसी के नाम पे लगा दो, उसको कोई भी क्राइम हुआ हो सकता है, गलतफहमी के कारण या किसी पाप के कारण हुआ तो उसको आप कम्युनल एक्ट दे दो। मुझे लगता है ये कोई ठीक बात नहीं है। पहले इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए, उसके बाद ही हमें इन चीजों को कमेंट करना।
जी मेरा सवाल अनुजा कपूर जी से है। मैम सवाल मेरा ये है कि आमतौर पर जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती है वो सारी की सारी सोशल मीडिया पर वायरल किसी न्यूज़ को लेकर होती है। जो ये न्यूज़ है सोशल मीडिया पर जो ये चल रही है, सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है? क्या कुछ साइबर लॉस पर कुछ बदलाव होने की ज़रूरत है? मेरी पीआईएल के अंदर यही मैंने बताया था कि इस तरीके का एक ऐप या तो वो लोग रखें या अपने ऑफिशियल एड्रेस पर जाकर इस तरह के कि जहां पर भी फेक न्यूज, क्योंकि अभी भी तो पता चल रहा है ना इन्हें फेक न्यूज कैसे आ रही है, तो जब ऐसे में पता लगा सकते तो मॉब लिंचिंग की फेक न्यूज भी पता लगा सकते हैं। तो उसको जाकर फौरन उसी का तोड़, उसी की ही बात फौरन उस वक्त दी जाए कि ये चीज गलत है। और यहाँ पर जैसे कि एडमिन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ऐसे एडमिन्स रिस्ट्रिक्ट हो। बात ये नहीं है, बात ये है, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोटेक्शन फ्रॉम लिंचिंग एक्ट 2017 में भी आ चुका है जी। 2017 से, इसका मतलब इससे पहले भी मॉब लिंचिंग चल रही थी, जो बहुत वजह से ये प्रोटेक्शन ऑफ लिंचिंग एक्ट आया। उसके बाद आपके प्रोटेक्शन ऑफ लिंचिंग एक्ट के बाद 2018 में मेरी पीआईएल आ रही है। उसके बाद अगस्त 2018 में राजस्थान इन्होंने एंटी लिंचिंग बिल के लिए रिकमेंडेशन भी डाली, इन्होंने चीजें डाली। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है कि अगर एफआईआर लॉन्च होती भी है तो उसके खिलाफ कोई भी आगे एक्शन क्यों नहीं होता? मैं तब से यही सुनती चली आई हूं इतने सालों में, 2020 है कि जी होगा, कमीशन बैठेगी, एसआईटी बैठेगी, कोई बैठेगा, उसके बारे में बात होगा। तो आगे का प्रोसीजर कौन करेगा? आप और मैं बैठकर तो नहीं कर देंगे। तो प्रोसीजर करने के लिए अगर लोग नियुक्त हुए हैं, उनकी पावर्स है, तो या तो पावर्स हटा दें अपनी। तो जैसे कोर्ट ने इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी डाली है कि डीजीपी का की टेन्यूर खत्म हो जाएगी, वो और उनको नेग्लिजेंस के ऊपर, डेलिबरेट नेग्लिजेंस के ऊपर डाला जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक इमीडिएट कॉज आना चाहिए और यहाँ पर ये बात समझ में आना चाहिए कि कहां पे और कैसे इस सिचुएशन को कब किया जाए और क्यों एफआईआर जब लॉन्च होती है। क्योंकि मॉब का क्या मतलब है? मॉब का मतलब है कि कोई भी इसमें एक बंदा सामने नजर नहीं आएगा आपको अक्यूज, इसके अंदर सब अक्यूज नजर आएंगे। तो हु इज द पर्सन? तो जो भी यहाँ पर अगर निकल के आता है तो उसके ऊपर आप क्या करते हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? आज तक के पूरे टेन्योर में 2017 से 2020 में आज तक किसके ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है? मेरी तो 2 बहनें बैठी हुई है यहाँ पर, मुझे इतना बता दीजिए, एक सेंटर में बात करते हैं, एक स्टेट की बात करते हैं, वो सबको पता है कि स्टेट के अंदर पुलिस वाले आते हैं, तो कोई स्टेट के लिए भी अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। आप लोग सेंटर में बैठे आप लोग पूछेंगे ना शाइना जी। तो ये चीज सिर्फ कह देना कि पल्ला झाड़ दे हम लोग जैसे लोग पीआईएल्स डाल दे और मॉब जैसे लोग अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले ले, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए इसके बारे में बात करनी तो पड़ेगी, पर इसका निजात कौन देगा हमें? और कब तक इसके लॉज जो है हम गठित करते चले जाए? कितने लॉज बनाएंगे और वो लॉज चालू नहीं होंगे? तो प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर कहीं पर कुछ लोग कन्विक्टेड भी होते हैं, या बात कन्विक्शन तो छोड़ दो, अगर जिनके ऊपर बात चालू भी होती है तो उनके ऊपर दबाव आ जाता है, वो वहां पे काम नहीं कर पाते। पुलिस रिफॉर्म पता नहीं कब जाकर होगा, इतने सालों में तो हुआ नहीं रिफॉर्म, आगे जाके कब होगा? तो हु इज अकाउंटेबल, हु इज लायबल? सो दिस हैज टू बी डन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं आ रही है आगे? आप ले लीजिए सबकी जॉब्स ले लीजिए। Once there is a jobs are which were done, जो already सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप जॉब ले लीजिए, जैसे जॉब्स have been done, then the things will be done। क्योंकि यहाँ पे डर नहीं है ना, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जाएंगी है नहीं तो चीजें होंगी नहीं। तो मेरे राव जी अभी दिख नहीं रहे मुझे, नहीं तो राव जी ये बात के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। राव साहब ने तो बोला है कि पॉलिटिकल विल नहीं है। जी अजय सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक जनरल पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत होती है, ये मॉब लिंचिंग के कड़े कानून की जानकारी देने के बाद मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कितनी कमी आ सकती है? नहीं, जानकारी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन होनी चाहिए। जो ऐसे लोग जो जैसे मतलब अगर 500 लोग हैं, 500 लोगों को किसी 2 या 3 लोगों ने उकसाया होगा कि यहाँ पे ऐसे जो भी अफवाह फैलाई है कि यहाँ चोरी हो रही है, जो भी वट एवर बी द प्रोवोकेशन, बट उसमें किंगपिंस होते हैं। हर मॉब लिंचिंग में कुछ किंगपिंस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक एग्जाम्पलरी सज़ा दी जाए, एक सख्त जो डेमोन्स्ट्रेटिव हो कि बाकी लोगों, जैसे मैंने पहले भी बोला, जो प्रोस्पेक्टिव जो और लिंचिंग के हो सकते हैं, उनको पहले पता हो कि यार ऐसे करेंगे तो बड़ा ही ऐसा, तो आई विल फेस दीज रिपरकशंस। अभी क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे राव साहब भी कह रहे थे पॉलिटिकल विल नहीं है, तो जो कुछ इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं कि जो एक्यूज थे किसी मॉब लिंचिंग में, मेन एक्यूज है रादर, उनको कोई पॉलिटिकल लीडर जाके फिर मालाएं पहनाते हैं या उनके साथ में सपोर्ट में खड़े होते हैं, या कुछ लोग तो उसको, जो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ
जो ऐसे लिंचिंग करते हैं या लिंचिंग को स्पेयर हेड करते हैं, दे इवन सी देमसेल्व्स एज कि प्रोस्पेक्ट में भी फ्यूचर मेरा पॉलिटिक्स में है, बिकॉज वो फेमस हो जाता है या पॉपुलर हो जाता है उस एरिया में। सो उसमें इंसेंटिव ज़्यादा है रादर देन एक्शन या पनिशमेंट। तो दैट इज़ वाई ये मेरे ख्याल से ऐसे कर्ब नहीं होगा जब तक इसको पूरा एक ओवरऑल एक एक्शन नहीं दी जाए कि भाई साहब आपको यहाँ पे इंसेंटिव नहीं है, यहाँ पे आपका खतरा है। सो ये डिफाइन करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी सवाल मेरा शाइना एनसी जी से है। मैम, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसमें ये कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रचार प्रसार करें, मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों को जानकारियां दें, लोगों को बताएं। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि सरकार की यहाँ पे कहाँ कमी है? सरकार क्यों इधर पीछे रह जाती है और लोगों को मॉब लिंचिंग के बारे में जागरूक नहीं कर पाती है? क्यों लोग मॉब लिंचिंग करते हैं और बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी भी सरकार महाराष्ट्र में है। तो सवाल मेरा उनसे भी है कि मैम, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसमें यह कहा गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को मॉब लिंचिंग के बारे में प्रचार प्रसार करे और लोगों को जागरूक करे। लेकिन जिस तरह से देखा गया है पालघर में भी कि लोग अफवाहों को लेकर, एक अफवाह ही थी ना कि बच्चा चोरी के जुर्म में उनको मार दिया लोगों ने, खुद कानून के रक्षक बन गए। तो इधर सरकार की तरफ से कहाँ कमी रह गई कि लोग उन अफवाहों में आ गए? ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, ये लिंचिंग जो है बहुत काफी दिनों से हमारे यहाँ हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। और कई बार उनको ये जैसे कम्युनल वो दे दिया जाता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, हमारी सरकार की तरफ से हम लोग ने कई बार ये चीजें बताई है कि सख्त कानून होना चाहिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या कुछ इस टाइप की नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, पर अभी ऐसा कोई कानून आया नहीं है। ये पार्लियामेंट पे भी इशू उठाया गया है। तो देखिए ये मतलब ये प्रसार तो होना ही चाहिए और ये दोनों की तरफ से होना चाहिए। लोगों को करना चाहिए कि आप एक पर ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ है। शायद कहने के लिए हम लोग काफी बोलते हैं, वो भी सुनते हैं और हम भी नहीं, मेरे ख्याल से इशू कानून का नहीं है, कानून तो ऑलरेडी है। अगर किसी को आपने, सीमा जी, सपोज आप किसी ने किसी का मर्डर किया है, नहीं किसी ने किसी का मर्डर किया है, जब तक हम कानून का वेट करें स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर मर्डर हुआ तो उसकी मर्डर की सजा है क्या कानून में? मर्डर हुए ना, 3 मर्डर हुए हैं, तो आईपीसी के दौरान वाकई चला जा सकता है। कोई तो कह रही हूँ 302 में जा सकता है। 302 में तो ऑलरेडी उनको एक्शन खिला सजा तो बिल्कुल है, पर इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है ना। आप किसी भी चीज को बिना कोई, हम लोग अपने आप पर डिसाइड नहीं कर लेंगे ये बात टीम पे बैठ के। ऑर्डर हुआ है, क्या है वो पकड़े जाएंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हम सब ने किया था कि नहीं होना चाहिए, पर हम अपने बैठ के मैं भी डिसाइड कर दूंगी ना कि वहाँ पर कौन। मैम कितनों की बलि और चढ़ेगी आप ये बता दें प्लीज। मैम कितनों की बलि और चढ़ेगी? नहीं, कितनों की बलि और चढ़ेगी मैम? तब तक कम से कम जितने लोगों के बारे में पता चल रहा है उसके लिए तो आप लोग कुछ करें। कंपनसेशन तक प्रोवाइड नहीं हो रही मैडम। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करोगे तो आपको पता चलेगा मैम कि ग्राउंड रियलिटी पे धजिया उड़ी हुई है लॉ की, कोई भी कुछ काम नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल 0 है मैडम। तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर फेसिंग। This is very easy to become and to come into power, but responsibility नहीं हो रही मैडम। You cannot ask me alone to say कि क्या होगा। मैम it is not about alone। तभी तो गाइडलाइंस आती हैं, alone की तो बात ही नहीं है। तभी तो कहा है कि सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करें। अगर हम आपस में दुश्मनी निकालते रहेंगे तो काम कहाँ से होएगा? अगर उसी को वोट का एजेंडा बना देंगे मैम, तो वो वोट एजेंडा तो कभी भी सामने नहीं आएगा। ये तो वोट का एजेंडा है, आप इसको कभी नहीं करोगे ठीक जी। तो दिस इज द प्रॉब्लम मैम। ये तो चीजें चल रही है, आप इसको करवाइए मैडम, ये हम लोग नहीं कर सकते जी। बिना विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन वी कैन नॉट पनिश समबडी। व्हाट इन्वेस्टिगेशंस आर वी टॉकिंग अबाउट? जो आज तक कितना हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई केस आप मुझे बता दीजिए ना कि जिसके अंदर कन्विक्शन प्रॉपर्ली हुआ हो। कन्विक्शन रेट इज वेरी 0। विजुअल में तो दिख रहे हैं कौन लोग हैं, आप निकालिए ना मैम। अगर यही चीज किसी पॉलिटिशियन के किसी बच्चे के साथ होगा तो 1 मिनट के अंदर तो चीजें निकल कर आ जाती है मैम। इवन एक पर्स तक निकल कर आ जाता है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? किसी के साथ आई एम सॉरी मैम, आई थिंक ये पॉलिटिकल विल बहुत ज्यादा है। शायद हमारे
आम जनता के लिए आप लोग तत्पर नहीं रह सकते, ये आपकी बातों से क्लियर हो चुका ऐसा नहीं है, मैं भी आम जी, जनता हूं, समय मैं की भी कमी के डॉक्टर हूं, साथ हमारे मेरा डॉक्टर लास्ट की सवाल सवाल अजय कौल जी से है। सर, सवाल मेरा ये है कि क्यों इसमें राजनीति हो रही है, क्यों मॉब लिंचिंग को लेकर राज्य और केंद्र सरकार साथ साथ नहीं है, जब गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार को साथ मिलकर मॉब लिंचिंग को रोकना है। पहले हमारा मेजर होता है कि हमें पहले ही रोक देना है और अगर नहीं होता है उसके बाद रेमेडियल प्रोसेस कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही साथ मिलकर काम नहीं कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो मैंने पहले ही जो बोला, इसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जब तक इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, अब पालघर का इंसिडेंट देख लीजिए आप। अब इसमें देखा जा रहा है कि हिंदू ने मारा, मुस्लिम थे वहाँ पे, किसने मारा, कौन लोग थे, किसको मारा, तो वो सब एंगल देखा जाएगा। फिर कौन उसको बचाएगा, तो ये किसके खिलाफ एक्शन ले तो वो नाराज़ हो जाए, अगर वो हो सकता है वोट बैंक हो। तो ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना इन्वॉल्व इन द क्राइम, सो वो एक इसको डेंजरस चीज़ बनाती है जिसकी इसका इलाज नहीं है। इसको पॉलिटिक्स से जो हिंदू मुस्लिम या रिलीजन से अलग जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये ऐसा रहा, ये ऐसे सिचुएशन रहेगी। और ये आज जैसे आज सीमा जी कह रही है कि पहली बार नहीं हुआ है, मैं मानता हूँ कि पहली बार नहीं हुआ तो ये अगली बार भी हो सकता है जी। तो अगर ये अप्रोच रहा कि ये पहली बार नहीं हुआ तो होने दो, हो गया जी, तो ये अप्रोच गलत है। अगर सपोज पहली बार नहीं हुआ, जब भी बार हुआ है, एक्शन शुड बी टेकन एट दैट टाइम एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एक्शन, वो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ उस पर। तो अगर अप्रोच ऐसा रखे कि पहली बार नहीं हुआ तो ठीक है, तो देन यू टेक इट कैजुअली। जी, इसको कैजुअली ना लेके हमको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। आप सभी सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं? सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि ये कहना कि हम इसको कैजुअली ले रहे हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। और आपको मैं बता दूं, देखिए मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लॉयर्स के साथ भी ये सब चीजें हुई हैं। और ये ऐसा नहीं है, वी आर लिविंग लाइक अ कॉमन पर्सन ऑल्सो। हमारे साथ भी कई बार हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, डॉक्टर्स के साथ इतनी बार लिंचिंग की घटनाएं हुई है, पर उनके लिए कोई भी आज सख्त कानून आया है जब कोरोना का टाइम है, उससे पहले कभी भी कोई सख्त कानून नहीं आया, कुछ नहीं आया। हम लोग ये चीजें पक्कली जी, माफ कीजिएगा, समय की कमी के साथ मुझे ये चर्चा को इधर ही रोकना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मॉब लिंचिंग की घटना पर हम बात कर रहे थे। पिछले बहुत दिनों से महाराष्ट्र के पालघर में जिस तरह भीड़ तंत्र दिखा वो वाकई चिंताजनक था और बेलगाम लोगों ने के उन्मादी तेवर से एक बार फिर पूरा देश थर्रा गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साथ मिलकर काम करने की, वो चीज नहीं हो पा रही है। दोनों को इसमें मिलकर काम करना है और लोगों को जागरूक करना है कि जो फेक न्यूज है उसके प्रति लोगों को अवेयर करना है। और इसी के साथ स्पेशल एडिशन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।